हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मोहन राकेश द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी मलबे का मालिक को पढ़ रहे हैं। मलबे का मालिक भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने कहानी के सारांश को पढ़ा है और कहानी की प्रासंगिकता को भी समझ लिया है। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहाँ पर मैंने मलबे का मालिक भाग 1 का लिंक जो है दे रखा है। आप वहां जाकर लिंक को क्लिक करें और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें। आज मलबे का मालिक भाग 2 के अंतर्गत कहानी के उद्देश्य को मैं पढ़ाऊंगी और संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों की भी चर्चा यहाँ की जाएगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ कहानी का उद्देश्य। देखिए, कहानीकार कभी भी कोई कहानी लिखता है या ये समझ लीजिए कि कोई भी कविता, कहानी, निबंध कुछ भी लिखा जाता है, हर चीज़ को लिखने के पीछे उस रचनाकार का कोई ना कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक उसी तरह से मलबे का मालिक कहानी को लिखने के पीछे भी मोहन राकेश का बहुत बड़ा उद्देश्य है। यद्यपि यह कहानी भारत विभाजन की एक दुखद घटना पर आधारित है, दुखद गाथा पर आधारित है। साधारण मनुष्य जो होते हैं वो धर्म और राजनीति के चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और ऐसा होता है कि वे अपने ही मोहल्ले में दंगा फैला देते हैं। उन्हें अपने पराये में भेद समझ में नहीं आता है। यहाँ पर भी वही बात है। हिंदू और मुसलमान एक ही मोहल्ले में आपसी प्रेम से रहते थे, लेकिन कुछ नेताओं के स्वार्थ सिद्धियों के लिए ये एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, खून के प्यासे बन जाते हैं। भारत विभाजन के समय भी ऐसा हुआ था। रखा पहलवान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले गनी मियाँ के बेटे चिरागदीन, उसकी बीबी और उसके 2 बच्चियों की हत्या कर दी और उसके घर को लूटा। सारी प्यार मोहब्बत सब धर्म और राजनीतिक चालों ने समाप्त कर दिया। यानी साधारण मनुष्य जो होता है वह आपसी प्रेम मोहब्बत के साथ किसी मोहल्ले में रहता है, लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं ऐसा फूट डालते हैं, ऐसा उनके दिमाग में ऐसी बातों को भर देते हैं कि वे आपस में ही लड़ बैठते हैं। 7.5 साल बाद जब पाकिस्तान से मुसलमान अमृतसर हॉकी का मैच देखने आते हैं तो उनकी आंखों में अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार उमड़ता दिखाई पड़ता है। सांप्रदायिक दंगे आम आदमी की जिंदगी को नरक तुल्य बना देती है। आज के दौर में हमें इन भेदभाव को भूल करके इस सांप्रदायिकता का विरोध करना चाहिए। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, हम सभी राजनीतिक दांव पेचों का शिकार होते ही रहेंगे। हमें एकता के साथ रहना होगा। राजनीतिक चालबाजों से हमें बचकर रहना चाहिए। हम होते क्या हैं, हम इन नेताओं के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, जो हमें नहीं बनना चाहिए। ये सभी धर्म के नाम पर हमारे ही भाइयों की हत्या करते हैं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हम हिंदू हो या मुसलमान, हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसान का अपना विचार होता है, अपनी बुद्धि होती है, अपना विवेक होता है। हमें स्वयं सोचना चाहिए हमारे शत्रु कौन है, हमारे मित्र कौन हैं। यदि हम विवेक से सोचेंगे और आपसी एकता को बनाए रखेंगे तो किसी भी मुसलमान को भागकर पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा और किसी भी हिंदू को पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान नहीं आना पड़ेगा। तो यह कहानी का उद्देश्य है कि हमें एकता और भाईचारे के साथ ही रहकर इन सांप्रदायिक भेदभाव को करारा जवाब देना है। इस राजनीतिक नेताओं को करारा जवाब देना है ताकि वे हमारे माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति ना कर सके। तो यह है कहानी का उद्देश्य। अब चलिए संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों की मैं चर्चा करूं। देखिए, मलबे का मालिक प्रश्न उत्तर चर्चा। पहला प्रश्न, कितने वर्ष बाद पाकिस्तान से गनी मियाँ अमृतसर आए? इसका उत्तर है 7.5 साल बाद। दूसरा है, वे किस शहर से आए थे? वे लाहौर से अमृतसर आए थे। वे अमृतसर क्यों या किस बहाने आए थे? इसका उत्तर है, वे हॉकी का मैच देखने के बहाने आए थे। तंग बाजारों से गुजरते हुए लोग किसकी याद दिला रहे थे? तो मिस्री बाजार, सुखी भटियारी और नमक मंडी।
की याद दिला रहे थे। देखिए, बहुत दिनों के बाद बाजार में क्या दिख रहा था? तो तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ। हकीम आसिफ अली की दुकान पर किसने कब्जा किया था? इसका उत्तर है एक मोची ने। लाहौर से आए लोगों से अक्सर किसके बारे में पूछते थे? मैंने लाहौर से आए लोगों से लोग क्या पूछते थे, मैंने वहाँ के बारे में क्या खबर लेते थे? तो वहाँ के लिए अनारकली, साहलभी गेट और कृष्णनगर। बाजार बासा में किस चीज़ों की दुकानें थीं? ये बासा से लग रहा है क्या? बांसों की अधिक दुकानें थीं। यहाँ की दुकानें आज वीरान क्यों है? बाजार बासा की दुकान वीरान क्यों है? क्योंकि उसे जला दिया गया ना, इसलिए उजड़ गई है। तो भारत विभाजन के समय पूरे बाजार में भयंकर आगजनी के से पूरा बाजार जल गया। आगजनी माने अग्निकांड। अब बाजार बासा में क्या दिखता है? तो बाजार बासा में अब क्या दिखता है? मलबे का ढेर दिखता है। बाजार बासा क्या है? तो अमृतसर के एक बाजार का नाम बाजार बासा है, जहाँ विभाजन से पहले निचले तबके के मुसलमान रहते थे। अगला प्रश्न, बाजार बासा की गली में कौन मुसलमान आया था और क्यों? तो बाजार बासा की गली में गनी मियाँ आया था, क्योंकि विभाजन से पहले वह वहाँ अपने बेटे बहू के साथ रहता था। मनोरी कौन था? मनोरी मोहल्ले का एक लड़का था। बाजार बासा की गली में जब उसने एक मुसलमान को देखा तो उसने ही पहले उसके आने का कारण पूछा। अगला प्रश्न, गनी मियाँ के बेटे बहू और उसके बच्चे का नाम लिखो। ये हो सकता है प्रश्न आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गनी मियाँ के बेटे का नाम है क्या था? चिरागदीन। बहू का नाम जुबेदा और दोनों बच्चियों का नाम था किस्वर तथा सुल्ताना। अगला प्रश्न, गनी खां क्या ढूंढ रहा था? गनी खां अपने बच्चों और मकान को गली में ढूंढ रहा था। अगला प्रश्न, गनी खां कितने वर्ष पहले पाकिस्तान चला गया था? गनी खां 7.5 साल पहले पाकिस्तान चले गया था, 7.5 साल पहले। रखा पहलवान कौन था? तो वह था बाजार बासा की गली का एक गुंडा। अगला प्रश्न, गनी मियाँ को मनोरी ने क्या दिखाया? गनी मियाँ को मनोरी ने उसका जला हुआ मकान दिखाया जो मलबे का ढेर बन चुका था। जले हुए घर के मलबे में अभी तक क्या दिख रहा है? मलबे को देखकर गनी मियाँ की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर देखिए, जले हुए घर में टूटी जली हुई ईंटें, एक जले हुए दरवाजे की चौखट, जली हुई अलमारियों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। और गनी मियाँ की क्या प्रतिक्रिया हुई देखिए, अपने घर के मलबे को देखकर गनी मियाँ जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया और बिलखने लगा। गनी मियाँ के आने पर गली में भीड़ क्यों बढ़ने लगी? यानी सबको अब संदेह होने लगा ना, ऐसा लगने लगा था कि शायद गनी मियाँ को सत्य का पता चल जाएगा। तो उत्तर क्या है कि सबको ऐसा लगा कि अब चिरागदीन की हत्या पर से पर्दा उठ जाएगा। यानी चिरागदीन की हत्या किसने की है यह गनी मियाँ को पता चल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा इसे देखने के लिए वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी। विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे की वजह क्या थी? इसकी वजह थी पाकिस्तान की मांग को लेकर। अगला प्रश्न, गनी मियाँ के परिवार की हत्या किसने और क्यों की? तो गनी मियाँ के परिवार की हत्या रखा पहलवान ने किया। उसकी नज़र रखा पहलवान यानी चिरागदीन के मकान पर थी। वह उसके मकान को हड़पना चाहता था। अगला प्रश्न, चिराग और उसके परिवार की लाशें कहाँ मिली थी? तो चिराग और उसके परिवार की लाशें नहर के पानी में मिली थी। रखा पहलवान ने किसकी जायदाद को अपना समझता था? तो चिरागदीन के मकान जो बलमे में बदल चुका था उसे अपना जायदाद समझता था। गनी मियाँ मलबे को देखकर क्या कर रहा था? तो गनी मियाँ मलबे को देखकर अपने नाखून से उसे खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था। वह घर के जले दरवाजे को अपनी बाहों में भरकर रो रहा था, बिलख रहा था। गनी मियाँ अपने मकान के मलबे पर बैठा हुआ था। किसने रखे पहलवान को सूचना दी? इसकी सूचना किसने दी? लच्छा पहलवान ने। नाम भी है लच्छा पहलवान। 27 नंबर देखिए, रखा और लच्छे पहलवान पीपल के नीचे बैठकर क्या कर रहे थे? वे क्या कर रहे थे? चीलम पी रहे थे। गनी ने रखे के कंधे पर हाथ रखकर क्या कहा था? तो गनी ने क्या कहा था? गनी ने रखे के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, रखिया जो होना था हो गया, अब उसे कोई नहीं लौटा सकता। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे
और बद की बदी माफ़ करे। अगला प्रश्न, रखे जैसे कठोर आदमी का हाथ गनी मियाँ के सामने क्यों झुक गया? तो इसका उत्तर यह है, आदमी के आत्मा में बसी हुई आदमीयता अनुकूल अवसर पाकर प्रकट हो जाती है, क्योंकि आदमीयता मरती नहीं है। यही कारण है कि रखे का हाथ गनी मियाँ को सलाम करने उठ गया। मतलब इस बात को मैं इस तरह से समझा दूं अलग से कि हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हम जब अच्छाई को अधिक महत्व देते हैं या अच्छाई को बढ़ा लेते हैं तो हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, और जब हम बुराई को अपने अंदर अधिक महत्व देने लगते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं, तो हम बुरे इंसान बनते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अच्छे इंसान के अंदर बुरी प्रवृत्ति नहीं होती और बुरे इंसान के अंदर अच्छी प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन हम लोग चूँकि अच्छाई को बहुत अधिक बढ़ा दी है इसलिए अच्छे कहला गए, बुराई को बहुत अधिक बढ़ा दी इसलिए बुरे कहला गए। लेकिन परिस्थितिवश ये जो प्रवृत्तियाँ मन के अंदर दबी होती है वह प्रकट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा इंसान है, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी का खराब नहीं सोचता, हमेशा सबका भला करता है। लेकिन कभी एक ऐसा समय आता है जब उसे इस हद तक उसके सामने उसे कोई परेशान कर दे कि वह अंत में हो सकता सामने वाले को एक थप्पड़ ही मार दे। यानी ये जो उसकी बुरी प्रवृत्ति थी वो उसके अंदर है, उसके अंदर विद्यमान है, किंतु उसने उसे क्या किया है, नियंत्रण में रखा है। ठीक उसी तरह से बुरा इंसान जो होता है उसके अंदर भी अच्छाई होती है, लेकिन वह क्या करता है, अपनी अच्छाई को दबा दिया है। तो इसीलिए कहा गया है कि आदमी की आदमीयता जो है कभी मरती नहीं है, वह अनुकूल अवसर पाकर ही प्रकट होती है। यही कारण है कि गनी मियाँ जब रखा पहलवान को यह कहता है कि खुदा नेकी बनाए रखे, नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे, तो वो सोच नहीं पाता है कि गनी मियाँ ने ये बात कैसे कह दी। उसने तो उसके बेटे की हत्या की है, फिर भी गनी मियाँ ने यह बात कह दी, तो वो अंदर तक एकदम हिल जाता है। और यही कारण है कि उसका जो हाथ है वह सलाम करने के लिए उठ जाता है। अब देखिए, मैंने जिन बड़े प्रश्नों का उल्लेख किया, आप लोगों को समझाया है, वह प्रश्न किस प्रकार से होगा वह मैं आज लिखकर आपको बतला रही हूँ। देखिए, पहला, मलबे का मालिक कहानी का सारांश मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। यह मैंने आप लोगों को समझा दिया है। दूसरा, देखिए, मलबे का मालिक कहानी की प्रासंगिकता पर अपने विचार स्पष्ट करें। प्रासंगिकता को भी मैंने आप लोगों को बतलाया है। तीसरा, मलबे का मालिक कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखें। उद्देश्य को भी मैंने आपको भली भांति समझा दिया। सिर्फ समझाया नहीं है, मैंने आपको लिखकर समझाया है। हो सकता है मेरे बोलने और मैंने जो लिखा है उसमें भाव का मेल हो, शब्दों का मेल कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं आप कुछ कह रही होती हूँ तो मैं स्वयं से धारा प्रवाह कुछ कह जाती हूँ। तो फिर भी आपके सामने जो है मैंने जो उत्तर लिखकर प्रस्तुत किया है, आप उसे अच्छी तरह से समझें, मेरे द्वारा समझाए गए बातों को भी सुने और फिर खुद से अपने उत्तर लिखने का प्रयास करें। आप जब खुद से लिखने का प्रयास करेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा कि आपने कितना समझा, आप कितना लिख सकते हैं। मैंने जो उत्तर लिखकर आपको समझाया है उसे तो आप उतार ही लेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं से कोशिश करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा या आपको बहुत लाभ पहुँचाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।